बात कुछ पुरानी है, आज़ादी से पहले की है। और आज मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको मेरी ज़िंदगी एक कहानी, एक किस्सा ही लगेगा। मैं भी जब अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं होता। आपने कभी आध्यात्मिक प्रेम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। यह शारीरिक आवश्यकताओं को नहीं जानता, यह हमें जीवन का अर्थ खोजने में मदद करता है। आध्यात्मिक प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती और वह बदले में कुछ भी नहीं मांगता। तब भारत अविभाजित था और आज के पाकिस्तान के गुजरांवाला में मेरा जन्म हुआ। जब मैं केवल 6 साल की थी तो मेरी शादी कर दी गई। हालांकि गौना बाद में हुआ। मुझे लिखने का बचपन से ही शौक था। पिताजी लिखते थे, एक अच्छे कवि और शायर थे, सो बचपन में ही घर में लिखने का माहौल था और मुझे भी शौक बचपन से लग गया। 16 साल के होते मेरी किताब भी छप गई और लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ एक बार, वो ऐसा चला कि जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ा। जल्दी मेरा गौना भी हो गया और मुझे ससुराल भेज दिया गया। कम उम्र में शादी और घर बार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, लेकिन मुझे लिखने की ऐसी बीमारी थी कि शादी जैसी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त रखती थी और लगातार लिखती थी। इस दौरान मैंने शेर और शायरी भी लिखना शुरू किया। जिंदगी एक ऐसी अबूझ पहेली है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आगे आपके साथ में क्या होने वाला है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के धागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। इश्क तो फिर और भी पेचीदा मसला है। इश्क कब किससे हो जाए कौन कह सकता है। मुझे भी क्या मालूम था कि एक शादीशुदा होते हुए भी मैं अपना दिल एक उस शायर को दे बैठूंगी। बात सन 1944 की है, जब लाहौर में स्थित प्रीत नगर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ। यही वो मुशायरा था जहां उस शायर से मैं पहली बार मिली। इश्क होने के लिए मुलाकात ही काफ़ी थी। मैं भी इसी एक मुलाकात में शायर को दिल दे बैठी। इसके बाद मेल मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह चलता ही रहा, लेकिन जो कुछ मेरी आंखों और दिल में था उसको जुबान में आते वक्त लग रहा था। हम दोनों घंटे एक दूसरे के पास बैठे रहते, मगर बिल्कुल खामोश, और न वो मुझसे कुछ कहता और न मैं उससे कुछ कहती। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। धड़कने धड़कनों में खो जाए, धड़कने धड़कनों में खो जाए। दिल को दिल के करीब लाना, दिल को दिल के करीब लाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता। आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती
और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं शायर के हाथों को छू रही हूँ और इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई। शाम है धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं, शाम है धुआं धुआं, जिस्म का रुआं रुआं, उलझी उलझी सांसों से, बहकी बहकी धड़कन से, कह रही है आरज़ू की दास्तां, शाम है धुआं धुआं। इधर मैं शायर के प्यार में पागल थी और उधर मेरे पति थे जो व्यवसायी थे और उन्हें लिखने पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। यह बंटवारा शायर और मेरे हिस्से में भी आया। शायर लाहौर के हिस्से में आए तो मैं पति के साथ दिल्ली की हो गई। अब दो दिलों के बीच की दूरी वो सिर्फ खतों का सहारा था। मैं शायर बदनाम हो चला, मैं चला, मैं फिर से नाकाम हो, मैं चला, मैं चला। जीवन इसी तरह दुश्वारियों में गुजर रहा था। इस बीच मेरे दो बच्चे भी हुए, नवरोज और कांडला। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन मुझे तो शादी जैसी जिम्मेदारियों से कोई खास मतलब ही नहीं था। बस मैं लगातार लिखती थी और जैसे मेरे सर पर लिखने की धुन सवार थी। मेरे दो बच्चों की माँ बनने के बावजूद शायर के लिए मेरे प्यार में जरा भी कमी नहीं आई थी। किसी भी तरह धर्म की बाधा के कारण शायर की माँ ने शादी की इजाज़त नहीं दी और मजबूरन शायर महोदय फिल्मों में गीत लिखने के लिए मुंबई आ गए। मैं दिल्ली में ही रह रही थी और धीरे धीरे मेरे और शायर के बीच में दूरियां आने लगीं। खत भी अब लिखे जाने लगभग बंद हो गए। शायर एक कामयाब गीतकार बन गए थे और उनका नाम कई मशहूर गायकों के साथ में जुड़ने लगा था। शायर से इश्क की खबरें मेरे पति के पास भी आने लगी थी। हम दोनों में मनमुटाव रहने लगा और जो बाद में बढ़ते बढ़ते तलाक में बदल गया। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजारे, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। मैं पति से अलग हो गई और दिल्ली में एक किराए के मकान में रहने लगी। ये बात
1958 की है। मुझे अपनी एक किताब के लिए एक कवर पेज डिज़ाइन करवाना था, इसलिए मैं सेठी जी से मिली, जो अमूमन मेरी किताबों के कवर डिज़ाइन करता था। लेकिन इस बार उसने मुझे एक दूसरे चित्रकार से मिलवाया जिसका नाम इंद्रजीत था। उन दिनों किताबों के कवर पेज की बड़ी अहमियत होती थी और कवर पेज बनाने वाले चित्रकार की भी उतनी अहमियत रखते थे जितनी अहमियत लेखक को मिलती थी। जीते से मिलने के बाद मेरी किताबों के कवर उन्होंने ही बनाए। जीते एक संघर्षरत चित्रकार थे। मुझसे वह ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मिले, जहां मैं अपनी कविताएं रिकॉर्ड कर रही थी, और धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती काफ़ी मजबूत हो गई। हम दोनों के बीच में एक खामोश इश्क चल रहा था। जीते मुझे चाहते थे। हमने दिल्ली में किराए में मकान में साथ रहने का फैसला किया। घर से घर तक हम बस में एक साथ यात्रा करते। बाद में जीते ने मेरे लिए एक स्कूटर खरीदा। हालांकि जीते मेरे और शायर के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उनका प्यार सच्चा था और निस्वार्थ था। बाद में उन्होंने दिल्ली के हौज खास में घर खरीदा और मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। जीते मेरे बच्चों को हमारे बच्चे मानते थे। हम दोनों के बीच एक खामोश इश्क रहा। जीते मुझे चाहते थे, लेकिन इस घर में भी हम दोनों सदैव अलग अलग कमरों में रहे। मुझे रात के समय लिखना पसंद था और इसलिए जीते लगातार कई सालों तक रात के 1 बजे उठकर मेरे लिए चाय बनाकर चुपचाप मेरे आगे रख देते थे। इंद्रजीत को इसी बीच गुरदत्त की फिल्म कंपनी में काम करने का न्योता मिला। गुरदत्त ने उनकी चित्र देखे और उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें मुंबई बुलाया। उन्होंने मुंबई जाने का निश्चय किया और मैंने ही बल्कि उन्हें राजी किया मुंबई जाने के लिए। मेरे दबाव में जब वह ट्रेन में मुंबई चले तो गए, परंतु मुझसे यह सहन न हो सका और मुझे बुखार हो गया। अगले दिन ही मैंने एक तार जीते को लिख दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह तार जैसे ही जीते को मिला, उन्होंने गुरदत्त से बात की और कहा कि अब मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, और अगली ट्रेन से ही दिल्ली रवाना हो गए। मेरा बुखार तो शायद उनसे बिछोड़ने का था, जो उन्हें देखते ही ठीक हो गया। जीते ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी उंगलियां हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती हैं, चाहे मेरे हाथ में कलम हो या ना हो। मैंने कई बार पीछे बैठे हुए मेरी पीठ पर उंगलियों से शायर का नाम लिख दिया है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। वो उन्हें चाहती हैं तो चाहती हैं, मैं भी तो उन्हें चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में क्या कुछ नहीं सहा। कम उम्र में माँ की मृत्यु हो गई, एक ऐसी शादी जिसमें बरसों घुट कर रही, उस शायर को न पाने का दर्द, फिर जीते को हाँ न कह पाने की कसक, मेरी तमाम जिंदगी से दुखों का खास रिश्ता रहा है। शायद यही कारण था मैंने जो भी लिखा लोगों तक सीधा पहुंचा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। बुढ़ापे में जब मैं बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी, तो जीते ने एक सच्चे प्रेमी की तरह दिन रात मेरी देखभाल की। मेरी मौत के बाद भी जीते का मानना था कि मैं हमेशा उनके आसपास ही हूँ। मेरी मौत को जीते ने कभी माना ही नहीं और कहता रहा कि मेरी मौत का विश्वास ही नहीं है। मेरे मरने के बाद जीते ने मेरी याद में कविताएं लिखना शुरू किया। उनकी कविताओं की पुस्तक जश्न जारी है, छपी भी शायद बाद में। जीते की कविताओं पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जब मैं चुप हूँ, मेरे विचार भी चुप हैं। एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है उनकी भावनाओं की, उनकी कविता की। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है।
वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान मुझे लौटा दो। मरने से पहले मैंने एक कविता जीते के लिए लिखी थी, जो मेरे विचारों में उसके प्रति मेरे प्रेम को शायद व्यक्त करती हो कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी, कैसे और कहाँ मुझे नहीं पता। शायद मैं तुम्हारी कल्पना के चित्र बन जाऊंगी और खुद फैला रही होंगी एक रहस्यमय पंक्ति में तुम्हारे कैनवास पर, और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखय्युल दी चिंगाड़ बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, चाह खोरे ते कैनवास ते उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तैनू तकदी रवांगी। और इस कहानी में आपने जैसे ही गुजरांवाला बोला था, मैंने कहा अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम की कहानी है, और शायर थे शायर लुधियानवी। शायद 2006 में गई है ये। और इमरोज तो भी 10 दिन पहले। 23 दिसंबर को 2023 में ही उनका डेथ हुआ। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा रिलेवेंट है। घर में गई थी इनकी जाने के बाद, और इमरोज का ही वो खुद बताती हैं कि वो मैं उसके पीठ पे जब स्कूटर उसने लिया, मेरे को खाली बस पे जाता देखता था, तो स्कूटर पे मुझे छोड़ने जाता था, तो मैं उसकी पीठ पे साहिर 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 लिखा करती थी। तो वो कहता था मुझे पता, मैंने कहा तुझे बुरा नहीं लगता? बोले नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे करता हूँ। बहुत बड़ी बात है।